हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल एडू मंत्रा नीट पे। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। साथियों, ये लेक्चर नंबर दूसरा होने जा रहा है, हालांकि मेरे से मिस्टेक हो गई। ये लेक्चर नंबर दूसरा होने जा रहा है हमारा किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये लेक्चर नंबर दूसरा होने जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक चैप्टर हम लोगों ने बायोलॉजी में ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। उसमें भी मैंने एक लेक्चर ले लिया है, जिसमें ओरिएंटेशन करके मैंने आप सबको अच्छे से बता दिया है एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बारे में और लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन को, और साथ ही आर.एच. विकटेकर के क्लासिफिकेशन को। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन दो साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशन को बहुत वैल्यू दिया जाता है, तो इसके बारे में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे, इसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरा नाम है शिवम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सबको मैं बताऊं कि सबसे पहला मैं इस पे हेडिंग लिखा हूं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। यानी जैसे कि अगर मैं थोड़े से प्रीवियस क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो प्रीवियस क्लासेस की अगर मैं चर्चा करूं तो आप सबको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा माइथोलॉजी था। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा माइथोलॉजी पे बेस्ड था। लिनियस ने उसके बाद थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन आया। थियोफ्रेस्टस ने अरस्तु को प्लांट में चैलेंज दिया, एरिस्टोटल को प्लांट के क्लासिफिकेशन में चैलेंज दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि अरस्तु को एनिमल क्लासिफिकेशन में चैलेंज देने वाला कोई नहीं था, लेकिन लिनियस ने 1800 के आसपास या 70 से 1800 के आसपास में आके लिनियस ने एक चैलेंज दिया अरस्तु को, और लिनियस ने उस समय सबसे पहला साइंटिफिक मॉडल क्लासिफिकेशन यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है लोगों को इंट्रोड्यूस किया। लिनियस के बाद जो है उसके बाद का दौर रहा बेंथम और हुकर के लिए। इनका पूरा नाम जो है, फुल नेम जो है आपका जॉर्ज बेंथम, एक का, और दूसरे का नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर। एक का नाम था जॉर्ज बेंथम और दूसरे का नाम था जोसेफ डाल्टन हुकर। दोनों ही एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्रकांड बोटनिस्ट थे। यानी जेनेटिकल स्टडी, फाइलोजेनेटिक स्टडी के बारे में, प्लांट के फाइलोजेनी के बारे में, प्लांट के बारे में क्यूरियस थे एकदम से। इन्होंने आगे चल के अपनी एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरियम। इनके बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरियम। बुक का नाम है इनके जेनेरा प्लांटेरियम। इनका रिसर्च खासकर बोटनिकल गार्डन में होते रहते थे। ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन से ये एसोसिएटेड थे। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में इनका रिसर्च जो है होते रहता था। तो आखिर क्लासिफिकेशन में इनका क्या रोल है? तो साथियों, ये जो है ये प्लांट के इवोल्यूशनरी स्टडी पे काम करने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक थे। अगर मैं बात करूं इवोल्यूशनरी स्टडी की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी, तो उसके हेरेडिटिकल एविडेंस, यानी कि उसके, अगर मान लीजिए कोई आम का पेड़ है तो उसका पूर्वज क्या रहा होगा,
वो पेड़ क्या रहा होगा, इसके बारे में बात करने वाले को बोलते हैं क्या, जेनेटिकल एविडेंस। यानी कि आपके जेनरेशन के बारे में बात किया जा रहा हो, आपके पीढ़ियों के बारे में बात किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। प्लांट के बारे में बात करें उसको फाइलोजेनेटिक बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनी बोलते हैं। और दूसरा, इन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया था, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था स्पर्मेटोफाइट का। स्पर्मेटोफाइट ये जो शब्द है इसका मतलब होता है प्लांट दैट हैव सीड्स। वैसे प्लांट जिनके पास क्या है, सीड्स है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोफाइट। इस स्पर्मेटोफाइट के अंदर में अगर मैं बात करूं साथियों, अगर एक्चुअल डाटा की, तो इस स्पर्मेटोफाइट के अंदर, इधर देखिएगा, इस स्पर्मेटोफाइट के अंदर में स्पर्मेटो MATOPHYT फाइट के अंदर में 202 स्पेसीज है। इस स्पर्मेटोफाइट के अंदर में 202 स्पेसीज को अभी तक कंक्लूड किया गया है। इस स्पर्मेटोफाइट के अंदर में 202 प्लांट स्पेसीज अभी तक इसमें है। इन्होंने इसी 202 प्लांट स्पेसीज को बेंथम एंड हुकर ने इसी 202 प्लांट स्पेसीज को अलग अलग भागों में बांटा। डाइकोटिलीडोन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन किसको बोलते हैं, तो वैसे प्लांट जिनके सीड के ऊपर डबल लेयर है, जैसे आम का सीड, उनको डाइकोटिलीडोन में रखा गया है। जिनके सीड के अंदर में एक ही परत है उसको मोनोकोटिलीडोन में रखा गया है, जैसे एप्पल। और जिम्नोस्पर्म है, जिनके जो है सीड जो है, स्पर्म यानी पूरा मुक्त रूप से हैं, उनको जिम्नोस्पर्म के अंदर में रखा गया है। तो सबसे पहला जो है फाइलोजेनेटिक, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो है मेरिट के आधार पे सबसे पहला फाइलोजेनेटिक स्टडी अगर किसी साइंटिस्ट ने किया है प्लांट के बारे में, तो वो किया है बेंथम एंड हुकर ने, जिनका पूरा नाम जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर था। चलिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर संसार में कोई कुछ काम कर रहा है, अगर उसके अंदर उसकी अच्छाई होगी तो उसकी बुराई भी की जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई से नहीं घबराना चाहिए। बुराई से कभी मत डरो यार। अगर कोई तुम्हारा बुराई कर रहा है ना, तो कभी डरो मत, एक्सेप्ट करो उसको। मुर्दों की कभी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, मुर्दों से कोई बात नहीं करता, बात जिंदों से की जाती है मेरे साथियों। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को अपने अंदर से खत्म कर दो। इस रोग को अपने अंदर मत पनपने दो यार। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे क्या कहेंगे यार, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फेल हो गए ना, यही ना कहेंगे फेल हो गया। हिम्मत रखो खुद से उठने की, खुद से उठो। तो जैसा कि आप लोगों को साथियों पता है, इनकी कुछ मेरिट्स भी हैं और इनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जो फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड था। अब ये फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब होता है उनके फ्लावर, बेसिस ऑफ फ्लावर।
प्लांट को उसके फ्लावर के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करने को बोलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर को स्टडी करना। प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्लांट का फ्लोरल कैरेक्टर कैसा है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा था कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फुल्ली नेचुरल था। इनके क्लासिफिकेशन में कोई झोल झाल कोई बवाल नहीं था, एकदम पूरा फुल्ली क्लासिफिकेशन इनका जो था फुल्ली नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया, और ये सबसे एक्चुअल क्लासिफिकेशन था अभी तक प्लांट के दुनिया में। प्लांट के दुनिया में इससे एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। विटेकर साहब ही लेके आए बाद में भले, लेकिन प्लांट के सिनेरियो में सबसे ज्यादा एक्चुअल क्लासिफिकेशन जो है वो जो था वो इसी से था। अच्छा चलिए, ये तो रहा इनका अच्छाई, इनके क्लासिफिकेशन का ये अच्छाई हो गया। अब इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी बुराई क्या थी? तो इनके क्लासिफिकेशन की साथियों ऐसे रियल मायने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था। ये जो है ये फाइलोजेनी को अच्छे से नहीं समझा पाए। ये फाइलोजेनी क्या होता है अभी मैं बताया हूं। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी शब्द का मतलब होता है कि हमारा एवोल्यूशन ऑन द साइंटिफिक व्यू, हमारा एवोल्यूशन साइंटिफिक व्यू पे कैसा रहता है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। हम बंदर से आए हैं भाई साहब, अगर हम बंदर से आए हैं तो हमारे पूर्वज अगर बंदर हैं तो इसके ट्रेसेस हमें मिलने चाहिए कि हम क्यों बंदर से आए हैं, क्या एविडेंस है, क्या ये बात लॉजिकली प्रूव्ड होता है कि हमारा जो एंसिस्टर है वो एप्स हैं या गिब्बन है या कोई भी अदर तरह की प्रजाति चिंपांजी हैं। क्या ये ट्रेसेस मिलते हैं क्या? अगर ये ट्रेसेस मिलते हैं तो दैट्स यू मीन दैट इवेंचुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल आवर phylogenetic relationship. Students must be considered that our phylogeny should be matched from our ancestor. The phylogenetic real meaning of phylogenetic is the evolutionary relationship of organism. ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी को समझाने में असमर्थ रहे हैं, ये फाइलोजेनी को अच्छे तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पाए, जिसके कारण इनके क्लासिफिकेशन की एक सबसे बड़ी डिमेरिट दी जाती है। ये तो रहा कंप्लीट आप सबका बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये तो बेंथम और हुकर का हो गया, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन, और उसमें बड़ा मजा आएगा। आइए देखते हैं साथियों, अब देखते हैं आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन का आने का समय था वो 1969 था। 1959 में इनका क्लासिफिकेशन 1969 में इनका क्लासिफिकेशन आया था। सबसे ज्यादा एक्सेप्ट यानी सबसे ज्यादा करेक्ट और एक्सेप्टेबल आज तक जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है वो क्लासिफिकेशन है आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन। इनके क्लासिफिकेशन का नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी इन्होंने जंतुओं की जरूरत के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा। अब देखिए, अब इनका आधार क्या था, बांटने का आधार क्या था? तो देखिए, इनके बांटने का आधार बड़ा स्पष्ट था। ये ऑर्गेनिज्म के उसके सेलुलर स्ट्रक्चर पे बांटे। अब सेलुलर स्ट्रक्चर पे कैसे बांटे? तो सेलुलर स्ट्रक्चर पे मतलब कोई सिंगल सेल वाला है या कोई डबल सेल वाला है, यानी कोई एक कोशिका यानी एक सेल पे है कि कोई अलग बहुत सारे सेल पे है, उसके आधार पर ये सेलुलर स्ट्रक्चर पे भी अलग किए। अच्छा, सेल का टाइप कैसा है? सेल प्रोकैरियोट यानी पुराना है
मतलब सेल का जो टाइप है वो पुराना है कि सेल नया तरीके का सेल है, एकदम सेल में इवोल्यूशन हुआ है, सेल डेवलप्ड हुआ है, यानी प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके आधार पर भी इन्होंने रखा, यानी कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर को इन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कौनों को देखिएगा, कौनों एकदम कौनों ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में वही बताया जाता है। कौनों है एकदम माने अंगुरी के नोक बराबर है, कौनों है तनी उससे बड़का है, कौनों है कि लात से मिस दीजिएगा मिस आ जाएगा, चिवटी उटी हो गया सब, कॉकरोच वॉकरोच हो गया सब, चटा उलचटा हो गया सब। देखिए एगो हम वीडियो बनाए थे, शॉर्टों में डाले थे, पता है, एक उस वीडियो बना के हम शॉर्ट में डाले थे कि हमारे बहनियाँ है सब, ये सब कॉकरोच को देख के भाग जाता है सब, बड़ी बहनियाँ सबको खराब लगा था, लेकिन रियलिटी है पता है, उस कॉकरोच देख ले सब, अब छोड़िए ना छिपकली देख ले सब, एकदम से छिपकली दिखा दीजिए उस सबको, भाई साहब भाग के बाहर एकदम से करके भाग जाएगा सब बाहर। अगर आप कोई वहां नहीं रहेगा ना, अकेले रहे सब, छिपकली देख ले सब, उठाएगा सब, चप्पल मार के चप्पल से छिपकली को मार देगा सब। लेकिन अगर हम लोग को देखेगा ना, किसी को देखेगा छिपकली, डर, बड़ी नखरेबाज है, उस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में कोनो छोट है, कोनो एकदम छोटा है, कोनो खूब बड़ा है जैसे हाथी हो गया, कोनो जो है उससे मीडियम साइज का जैसे हम लोग हो गए। हम लोग में है तो कोई इंसान मान लीजिए कि एकदम हाथी राजा होते हैं, कुछ लोग एकदम पतले होते हैं, लड़का लगता है कि कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने कंसीडर किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखो प्लांट है, जैसे हम बात करते हैं प्लांट से शुरू करते हैं, प्लांट है तो सन से सनलाइट लेता है, अपना खाना बनाता है तो खाता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट को खाती है डियर सिर्फ प्लांट खाती है, गौ माता प्लांट खाती है, बैल बाबा प्लांट खाते हैं। अच्छा, उसके बाद भैंसी मौसी प्लांट खाती हैं, ये लोग प्लांट खाता है लो, यानी घास भूस ये सब खाता है लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लोग मतलब ये लोग किसी का ना किसी के शिकार बनता है, तो किसका शिकार बनता है, तो लायन टाइगर चीता ये लोग का शिकार बनता है, यानी मतलब ये लोग घास खाता है और शेर ये लोगों को खाता है। यानी देखिए ना, तीनों आदमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तीनों आदमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब वही बात कर ले हम लोग का, तो हम लोग ऑलराउंडर हैं भाई साहब, हम लोग प्लांटो खा लेंगे, हम लोग एनिमलो खा लेंगे, हम लोग पता चला, ठीक है सही बात है, हम लोग प्लांटो खा लेते हैं। जैसे मान लो गेहूं चावल ये सब खाते हैं, हम लोग प्लांट का ही पात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, प्लांट का ही पात खाते हैं। लेकिन वही बात करें अगर किसी शादी में चल जाए, अरे भाई साहब शादी का इन्विटेशन आता है ना, तो बारात जाना होता है, तो सबसे पहले ही नहीं पूछता है सब कि किसका शादी हुआ, किसी का घर उजड़ने वाला है भाई साहब, किसी का मतलब किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बर्बाद होने वाला है, और वहां जाकर चिकन लेग पीस खा रहा है सब। तो इंसान सर्वाहारी होता है, मतलब उस इंसान को संतावना देना चाहिए कि भाई अब तेरे जीवन में तो शायद अब तेरे मतलब शादी हो रहा है उसका, तो तेरे जीवन पे तो मुस्कान आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी संतावना दो। तो वहाँ जाकर लेग पीस खा रहे हो, किसी के बर्बादी का तुम खुशी मना रहे हो, गजब बात है, ठीक है। तो हम लोग सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जीव अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, जो उससे भी छोटे हैं, जो हम लोग सबसे छोटे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, ये सब जो है ये क्या खाते हैं, तो ये देखो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, ये हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं, हमारे बॉडी से चिपक के हमारे अंदर से न्यूट्रिशन लेके अपने आप को पोषित कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी अलग अलग भाई साहब अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवरों में होता है, इन्होंने वो भी ऑब्जर्व किया। जैसे बात करें अगर एकदम सिंपल छोटे से छोटे जानवर की अगर बात करें, तो अमीबा है जो अपने बॉडी को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है और डिवाइड करके अलग अलग जीव में बढ़ जाता है, इसीलिए उसको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जब उस पर आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। अच्छा, अमीबा के बारे में हो गया। अच्छा, उससे ऊपर बढ़ते हैं, इंसेक्ट वगैरह के बारे में बढ़ते हैं, तो इनके मेल और फीमेल दोनों अच्छी तरह से इनके अंदर प्रॉपर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और ये प्रॉपर एग्स के द्वारा या एग्स मेटिंग के द्वारा, ये जिस भी प्रोसेस मेटिंग के द्वारा हो चाहे एक प्रोसेस के द्वारा हो, इसके द्वारा वो अपने ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। दूसरा, अच्छा तीसरा, उससे बड़े लेवल पर मैमल्स में आएंगे अगर हम लोग, रेप्टाइल्स या मैमल, रेप्टाइल्स में भी सारे रेप्टाइल्स एग लेइंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट शायद क्रोकोडाइल मैमल, हाँ क्रोकोडाइल मैमल होता है, बाकी सब एग लेइंग होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम मैमल की, अगर हमारे जैसे मैमल की, तो हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, मैमल उसी को बोलते हैं जो अपने बच्चे को जन्म दे, बाई बर्थ दे, उसको मैमल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये रहा तो रिप्रोडक्शन का मोड। अच्छा, प्लांट में अगर देखें, प्लांट में बात करें तो प्लांट में बहुत सारा है। प्लांट में रीजनरेशन है, बर्डिंग, सॉरी, प्लांट में अगर बात करें तो रीजनरेशन है। उसके बाद प्लांट में बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अगर वहीं छोटा सूक्ष्मजीव में बात करें, हाइड्रा का बात करें तो रीजनरेशन होता है, यानी बॉडी कट के अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। अच्छा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी उनके, ये अभी थोड़ा देर पहले समझा दिए कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, उन्हें उनके जेनेटिकल एविडेंस के बारे में बताया जाता है, उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटे कैसे कैसे। तो देखिए कहे का कि सुन भाई, जौना का न्यूक्लियस तनी पुरान है, जिसका न्यूक्लियस पुराना है यानी प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक है, घुस जाओ सब मुनेरा में। मुनेरा में ये घुसा दिए अमीबा को। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को घुसा दिए। अब पीछे पैरामीशियम बैठ के रो रहा है, हम कहा गए बाबा, हमको काहे नहीं घुसाया रे दादा। बोले रुक बेटा, तोरा लिए तो न्यूक्लियस तनी तगड़ा है। मैंने अब अमीबा को घुसा दिए और इस सूक्ष्मजीव को घुसा दिए, बगल में से बाकी रो रहा है सब, हमको काहे नहीं घुसाए, हमको कहाँ घुसाइएगा, हम कहाँ जाएंगे, मेरा भाई सब बीच में चला गया, हम कहाँ जाएंगे। तो विक्टेकर साहब कहें कि सुन, तोरा भाई में चला गया, अब तोरा के हम भेजते हैं, तू चल जाओ प्रोटिस्टा में। काहे? तुम्हारा न्यूक्लियस जो है एडवांस है, एडवांस न्यूक्लियस है, तो बेटा तू चल जा किस में, प्रोटिस्टा में चल जाओ। अच्छा, अब कुछ कहा क्यों मालिक, मालिक ऐसा है ना कि हम आपके रोटियां पर लग जाएंगे ना तो रोटियां सड़ जाता है, और हम जो है ना CO2 फिक्सेशन करते हैं, हम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हम ई लोग से अलग है, हमको कहाँ रखिएगा। विक्टेकर सबको ने अरे ये बात है, तुम्हारा न्यूक्लियस वह कैसा है, तो बोला कि हमारा न्यूक्लियस एकदम एडवांस है, हम एडवांस में चलते हैं। तो विक्टेकर साहब कहें कि जब तो के न्यूक्लियस एडवांस है, तुम लोग एकदम फंगली इन्फेक्टेड कर देते हो, तो तुम लोग घुस जाओ सब फंगी में, फंजाई में घुसा दिए। अच्छा, अब प्लांट बच गया, प्लांट बच गया एकदम बढ़िया से। तो जब प्लांट बच गया तो सारे प्लांट को इन्होंने इंक्लूडिंग अलगी, अलगी को भी इन्होंने प्लांट में डाल दिया। जितना भी एनिमल थे उनको एनिमलिया में डाल दिया, चाहे वो मैमल हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एप्स हो, वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, सबको डाल दिया एनिमलिया में। चलिए, इतना बात तो हो गया ऑल एनिमल। अच्छा, इनका कमी क्या क्या रहा, तो इनका अगर बात करें इनके अच्छाई का, तो अच्छाई तो बहुत है कि पहला किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे सटीक दिए इन्होंने, ये तो इनकी अच्छाई रही। इनकी कमी, डिमेरिट क्या रहा, DEMERITS, डिमेरिट्स क्या रहा, तो सबसे पहला बबुआ डिमेरिट इनका रहा था कि ई अलगी का पोजीशन, ALGAE, अलगी का पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए। ये ऑल्गी के पोजीशन पे सवाल उठ गया, ऑल्गी के पोजीशन को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाए, पहला। दूसरा, एगो होता है वायरस का वायरस, बाप रे बाप, अति मचा के गया है कोरोना वायरस। ये वायरस को उचित स्थान नहीं दे पाए, इनके पास वायरस को एक्सप्लेन करने का, उस ससुरा इतना चालाक होता है सब न, कि धरती पे रहेगा सब तो मरल रहेगा, सब लगेगा कि ये नॉन लिविंग है, धरती पे रहेगा तो नॉन लिविंग है, उसके अंदर जाने प्राण नहीं रहेगा। जैसे हमारे और आपके कांटेक्ट में आएगा, जैसे उसको होस्ट सेल मिलेगा, वैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा और एकदम एक्टिव हो जाएगा, और एकदम से आछी फैला देगा, एकदम जुकाम फैला देगा, खांसी सर्दी फैला देगा। कुछ दिन में कोरोना आया था, बहुत सारे वायरस के टाइप है, वायरल डिजीज बहुत सारे हैं, वायरस फैला देगा। ठीक है, तो अगले वाले स्लाइड में, अगले वाले एपिसोड में, अगले वाले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही तक हम रखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन पांचों किंगडम के बारे में, इनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। समझ में आया?
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। कौन पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो कि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।